जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग अलजेब्रा को पूरे शुरू से एकदम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। और आज अलजेब्रा का पहला क्लास होगा। इस क्लास में मैं आपको कुछ बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ अनडिफाइन क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम और कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। ये जब हम लोग सीख जाएंगे उसके बाद से हम अलजेब्रा में कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन में कभी कभी कुछ कंडीशन दिया रहता है। हम लोग अक्सर उस कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और वही कंडीशन जो उस सवाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? देखिए, एक्चुअली इन्फिनिटी को अनंत बोला जाता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी को क्या बोला जाता है? अनंत। एक्चुअली जो इन्फिनिटी होता है ना, ये चीज़ महसूस करने वाला होता है। आप इन्फिनिटी को अगर महसूस कर लेंगे तो आप इन्फिनिटी का रियल मीनिंग समझ जाएंगे। इन्फिनिटी का मतलब ह्यूज नंबर, जितना से बड़ा नंबर आप मतलब अपने दिमाग में ला सकते हैं, उतना बड़ा से बड़ा नंबर लाइए। जैसे आप एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बता सकता है कि 4 होगा। अगर 2 में 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 होगा, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं इसको 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ? 2 का पावर 2। इसको 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं ये ऐसे गुणा नहीं करूँगा। अब बताइए 2 का पावर 16 कितना होगा? 16 नहीं, 4 बताइए कितना होगा? तो ये 16 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। अगर मैं 2 का पावर बढ़ाते जाऊँ, पूरा बढ़ाते जाऊँ, और 2 का मल्टीप्लीकेशन आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन पूरा आप अपने जीवन भर आप 7 जन्म अगर होता है तो 7 जन्म तक अगर 2 का मल्टीपल करते रहिएगा, उससे भी बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि जितना आप गुणा कर दे, 2 में जितना गुणा कर दे, मतलब कि आप जितना गुणा कर दे, सबसे जो उससे बड़ा से बड़ा जो गुणा करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा, वही क्या होता है? इन्फिनिटी। वही क्या होता है? इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए 2 का पावर हम इन्फिनिटी ऐसे लिख दें, इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा? ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। देखिए, यहाँ पे 2 बात समझना है आपको। एक होता है टेंस टू, इसको क्या पढ़ते हैं? टेंस टू। टेंस टू का मतलब होता है कि ये चीज, जैसे मान लेते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पहुंचा नहीं है, अभी जा रहा है, अप्रोच कर रहा है उसको, ठीक है। अगर हम लिख देंगे x बराबर इन्फिनिटी, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, बात समझिएगा। x बराबर इन्फिनिटी, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन्फिनिटी के बराबर है, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा नंबर है जो आप ह्यूज से ह्यूज नंबर सोच सकते हैं। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा से बड़ा नंबर सोचिए, वो क्या होगा? इन्फिनिटी। और बड़ा से बड़ा नंबर सोचेंगे आप जितना भी, तो हम उस तक कंप्लीटली पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि उस तक हम कुछ रह ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम कभी भी x बराबर इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। x बराबर इन्फिनिटी हम कभी नहीं ले सकते हैं। हम केवल लिखेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ये, इन्फिनिटी का ये साइन होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी को कैसे दिखाते हैं? इस तरह, ठीक है। देखिए, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए, जैसे प्लस इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि वैसा नंबर आपको इज्यूम करना है जो ह्यूज नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर हो, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। आप जानते होंगे रियल नंबर सिस्टम कैसे होता है। ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन को जब हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो जीरो क्या करता है? इस पूरे नंबर लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, और इधर इस साइड, यानी इस साइड नेगेटिव लिया जाता है, और इस साइड क्या लिया जाता है? इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। तो इस साइड जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर आपको मिलेगा वो नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। और नेगेटिव में जो आपसे सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, सबसे छोटा छोटा नंबर मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। आप बात समझिए, यहाँ से इन्फिनिटिव आप गुणा करते रहिए, जिससे 2 में 2 से गुणा कीजिए, 2 में, फिर 4 में 2 से कीजिए, 2 का पावर 5 कीजिए, 6 कीजिए, 8 कीजिए, 2 का पावर 100, 2 का पावर 200, 2 का पावर 500। आप जितना बार गुणा करते जाएं, जितना मतलब आप पूरे लाइफ गुणा करें, 7 जन्म तक गुणा करें, उसके बाद जो आपको जो नंबर मिलेगा वही नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। बात समझ में आया कि नहीं? इन्फिनिटी हम उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो वाला है हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं, इसका मतलब हम वैसा नंबर सोच रहे हैं जो पॉजिटिव में बड़ा से बड़ा नंबर हो, ठीक है। अगर हम नेगेटिव में सोचेंगे तो उसके लिए माइनस इन्फिनिटी सोचेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव में छोटा से छोटा नंबर आप सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में। आगे देखिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मैं 1 में
अगर मैं 1 में 10 से भाग देता हूँ कितना होगा बताइए। 1 में अगर 10 से भाग देंगे, आप इसको भाग देंगे तो 0.1 होगा। ठीक है, देखिए डेसिमल पे जीरो पे ध्यान दीजिए, एक पर कितना जीरो है 1, तो बस 1 के आगे एक दशमलव लगा के जीरो दे देना है। ठीक है, अब चलिए अगर एक पे 2 जीरो है तो बताइए कैसे होगा, एक दीजिए और एक जीरो, दो अंकों के बाद दशमलव आएगा। ठीक है ना, जीरो दे देंगे। ठीक है, अच्छा 1 अब ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए 0.001, अब तो 3 अंक के बाद ना, 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, वैसे ही अब 10 का पावर 4, क्योंकि अब ऐसे लिखेंगे तो लंबा पड़ेगा है ना, 10 का पावर 4, तो बताइए अब 4 अंकों के बाद जीरो आएगा तो 1 2। अब बताइए अगर मैं इसको अगर मैं 10 ये वाला नीचे वाला जो नंबर है बड़ा करते जाऊं, यानी ये नंबर को बढ़ाते जाऊं, बहुत बड़ा करते जाऊं, मान लेते हैं ये नंबर इतना बड़ा हो जाए, यहाँ जो नंबर है वो इन्फिनिटी के बराबर है। जी बात समझिएगा आप ध्यान से, मैंने इस नंबर को बढ़ाते गया है, इतना बढ़ाते गया है कि 100 10 100 1000, अब उसके बाद 10 का पावर 4, 10 का पावर 100, 10 का पावर बहुत 1 लाख, आप बढ़ाते जाइएगा। जैसे आप बढ़ाएंगे तो 1/इन्फिनिटी, ये जो नीचे वाला नंबर है, हमने इस नंबर को ऐसा नंबर एज्यूम किया जो इन्फिनिटी के बराबर है। अगर वो इन्फिनिटी के बराबर होगा तो आप बताइए क्या हो, 0.0000000 एंड बहुत बार जीरो आके तब जाके 1 आएगा कि नहीं। अगर हम 10 के पावर पे ऐसा माने 10 का पावर इन्फिनिटी करते हैं, जैसे देखिए ना, इसको मैं इतना करके ऐसे लिख देता हूँ 10 का पावर इन्फिनिटी, क्या ये इन्फिनिटी तो सोचने वाली फीलिंग्स वाली बात है। 10 का पावर इन्फिनिटी क्या उसको मैं ऐसे इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से आप ये बात समझिएगा जरूर कि ये वाला इन्फिनिटी और ये वाला इन्फिनिटी अभी के लिए बराबर है, लेकिन ये पावर में जो इन्फिनिटी है ये इसके बराबर नहीं है। इन्फिनिटी फीलिंग्स वाली बात है, ये पावर कम होगा इससे, ये पूरा पावर निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया 0.0000 अरबों बार जीरो करके तब 1 आएगा, ये जो नंबर होगा इससे इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब देखिए इस चीज को ना, ये जो हमने लिखा है, इस चीज को समझने के लिए और लिखने के लिए एक नोटेशन का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं 0+। 0+ क्या बताता है, 0+ वो बताता है कि ये नंबर मान 0 पॉइंट से 0.00000 समथिंग कुछ भी है, मतलब जीरो से अभी जीरो से बड़ा नंबर है। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, 0+ का मतलब ये हुआ 0.0000000 कितना बार जीरो दीजिए, उसके बाद 321 दे दीजिए, जैसे 132 दे दीजिए, ये नंबर 0+ होगा। अब देखिए कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको भी टेंस टू लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा बात समझिए, क्योंकि अब मान लीजिए कोई इसको ऐसे लिख दिया 999, तो ये भी तो 0+ है, ये भी तो जीरो से बड़ा नंबर है। 0+ दिखाने के लिए ये भी टेंस टू 0+ टेंस टू 0, ये 0+ और ये 0+ दोनों अलग अलग, इसको समझने वाली बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, मैं आपको निष्कर्ष दिखा देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। इसका देखिए अब यहाँ समझिएगा, अगर मान लेते एक में अगर मैं सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, उससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो नंबर होगा 0+। मैं 0+ के बराबर नहीं कह रहा हूँ, मैं 0+ बोल रहा हूँ, मैं जीरो के करीब पहुंचेगा। ये क्या बोलता है, ये जीरो के करीब पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसको 1/इन्फिनिटी अब बराबर जीरो लिख देगा तो वो गलत होगा, क्योंकि जीरो का मतलब आप कंप्लीट जीरो नहीं हो सकता है। बताइए किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर आप 1 में भाग देंगे तो क्या आपको जीरो कभी मिल सकता है, डायरेक्टली कभी नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब जीरो आपको डायरेक्टली तो मिल ही नहीं सकता है, आपको जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिलेगा। उस बड़ा वैल्यू को लिखने का जो तरीका होता है 1/इन्फिनिटी, जो टेंस करेगा 0+ की तरफ टेंस करेगा। ये बराबर जीरो जो लिखते हैं ये गलत होता है। ठीक है, और बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जो ये आपको बता देते हैं कि ये 1/इन्फिनिटी बराबर जीरो होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप खुद इसको इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश की है, और आप देख सकते हैं कि 1/इन्फिनिटी ये कभी भी एग्जैक्ट जीरो के बराबर नहीं होगा, बल्कि 0+ होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट। तो अभी मैंने आपको एक बात बताया, यहाँ से मैंने क्या बोला कि अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर में अगर सबसे बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं, हम मान लेते हैं 1 है, 1 में हम सबसे बड़ा नंबर को इन्फिनिटी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी महसूस करने वाला चीज होता है। बात समझिएगा आप, इसको कैसे आप समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है जो दो को आपस में गुणा 1 जन्म तक किया, 1 जन्म उसने किया, और एक आदमी है जो 2 और 2 का गुणा आपस में 2 का गुणा करते रह जाना पूरे जन्म तक, 3 जन्म तक किया। अब बताइए यहाँ से जो गुणा करके जो नंबर आएगा वो भी तो इन्फिनिटी होगा।
उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे इन्फिनिटी की तरफ। और यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो भी एक इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों इन्फिनिटी में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन होगा, तब क्या बोलेंगे? सबसे नीचे ये वाला बोलेंगे आप, डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसको गुणा करने में ज़्यादा समय लिया गया है, ठीक है ना, ज़्यादा नंबर इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो इन्फिनिटी को लिखने का तरीका तो यही होता है, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा इन्फिनिटी को बड़ा ऐसे लिख दे, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। इन्फिनिटी लिखने का तरीका क्या होता है, ओनली यही होता है। लेकिन आपको महसूस करना है कि ये वाला इन्फिनिटी इससे क्या है, बड़ा है। जैसे मान लीजिए अब ये इन्फिनिटी केवल इन्फिनिटी है और एक इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1 है, ठीक है। तो आप किसको बड़ा बोलेंगे? ये वाला इन्फिनिटी बड़ा बोलेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी नंबर को आप जोड़ेंगे तो जो फाइनली जो रिजल्ट देगा वो इन्फिनिटी ही देगा। लेकिन इस दोनों में आप बड़ा इन्फिनिटी किसको बोलेंगे? इस वाले इन्फिनिटी को बोलेंगे। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी जो होता है वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है, और वो बड़ा से बड़ा नंबर अपने अनुभव पे है, अपने फीलिंग्स पे है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक में हम सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आपको तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि आप यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर यदि लेंगे तो आपको एग्जैक्ट 0 तो नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको एग्जैक्ट 0 बता रहा है तो समझ जाइए 100% उसके पास कॉन्सेप्ट की कमी है, ठीक है। 1/इन्फिनिटी को आप डायरेक्ट लिखेंगे 0 प्लस, टेंस टू लिखेंगे, टेंस टू 0 प्लस। टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी में भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल की तरह सोच सकते हैं। ये वाला जो 0 प्लस है वो 0.00000 और अब बार 0 करके लास्ट में 1 2 3 आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से निकला है उसी को हम क्या सिंबल देते हैं, 0 प्लस। तो आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से हम डिवाइड करते हैं, 1 ही नहीं हो, वो कोई भी नंबर हो, x ले लेते हैं, ठीक है ना, और x हमने लिया और x को हम 0 नहीं मानते हैं, ठीक है ना, x को 0 नहीं मानते हैं, x हमारा 0 नहीं है। तो हम इस केस में जो नंबर आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी यहाँ से आप सीख गए कि 1/इन्फिनिटी हो तो भी कितना होगा, 0, सॉरी x/इन्फिनिटी 0 नहीं, 0 प्लस होगा। 1/इन्फिनिटी 0 प्लस, 2/इन्फिनिटी भी कितना होगा, 0 प्लस, टेंस टू करिएगा। 3/इन्फिनिटी भी क्या होगा, 0 प्लस। 2021/इन्फिनिटी भी क्या होगा, 0 प्लस, ठीक है। लेकिन आपको ये समझते हुए चलना है कि कौन 0 प्लस किससे कितना तगड़ा है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आप इतना समझिए कि 0 नहीं आना, 0 कभी नहीं आएगा। आप इस बात को एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अब देखिए 1/इन्फिनिटी तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंस टू 0 प्लस। अब सेम चीज ऐसे सोचिए 1/-इन्फिनिटी। अब यानी इसका मतलब ये जो नंबर है, हमने ऐसा नंबर सोचा है जो 0 से एकदम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर सोचेंगे जो 0 से एकदम थोड़ा सा छोटा हो। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0-। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर आपको निकला है ये नंबर हमें, ये नंबर नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। मतलब 0 से छोटा है ना, जो भी नंबर 0 से छोटा होता है वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। नंबर सिस्टम देखिए, ये मान लीजिए ये नंबर सिस्टम है अपना। यहाँ से ये सबसे बड़ा नंबर -इन्फिनिटी, सबसे छोटा नंबर -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर +इन्फिनिटी, दोनों को बीच में से कौन काटता है, 0। अब देखिए 0 से इधर वाला, इधर जितना भी नंबर होंगे ये नंबर ये सब नेगेटिव होंगे। 0 से इधर जो होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव। हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यही तो कहता है, ठीक है ना, नंबर लाइन है ये। अब देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी 0 प्लस, 1/-इन्फिनिटी -0-। लेकिन ध्यान रखिएगा 1/इन्फिनिटी को आप डायरेक्ट 0 नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। 1/-इन्फिनिटी को आप 0 नहीं बोल सकते, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने बोर्ड पे 3 सवाल आपसे पूछा है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ, 1/इन्फिनिटी, 1/-इन्फिनिटी। 5 सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है। आप बताइए, आप कमेंट में इसको बताइएगा कि इसका क्या, इस सब का क्या आंसर होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। इसका क्या मतलब हुआ, हम किसी भी नंबर से नंबर में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी नंबर में 0 से कभी भाग नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों 0 को हटाया गया है, क्यों मतलब इसको 0 से भाग नहीं देते हैं, वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। आप अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपसे ये बोलूं
कि आप 1/0 को क्या बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे 1/0, अगर मैं बोलूँ उसको, तो आप ये बोलेंगे कि इसको हम 0 से तो भाग दे ही नहीं सकते हैं, और 0 से भाग नहीं दे सकते, उसको हम डिफाइंड नहीं बोल सकते। डिफाइंड मतलब वो उसका डिफिनीशन नहीं है, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं, लॉजिकल नहीं है। तो 1/0 को इस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि अनडिफाइंड होगा। हालांकि अनडिफाइंड कैसे होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए 1/∞ तो आप बता सकते हैं ना, ये कितना होगा, टेंस टू 0 प्लस 0। ये वाला बताइए, टेंस टू 0 0 माइनस, होगा कि नहीं। अब देखिए ये चीज को बात समझिए, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से ये वाला चीज को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक नंबर लिया 10, अभी इसका आंसर कितना होगा, छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं 0.1 ले लिए, तो कितना हो रहा है, 0.1 लिया तो 10 आया, ठीक है ना। 0.01 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के बाद 2 अंक के ऊपर 10 चला जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। फिर 0.0001 तो अब कितना हो जाएगा, 1000। ऐसे ही आगे आगे तक बढ़ते जाएंगे और उसको आप 0 प्लस लिखेंगे, 0, ठीक है। अब 0 प्लस लिखेंगे, इसका मतलब समझिएगा 0 प्लस अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ये ऐसा नंबर है जो 0 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा है ना। 0 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब आप समझ देखिए, यहाँ पे 0.1 लिया तो 10 आया, उससे थोड़ा सा छोटा लिया तो 100 आया, उससे थोड़ा सा छोटा लिया तो इतना आया, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे छोटा अगर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर कैसे मिलने वाला है, सबसे बड़ा नंबर मिलने वाला है। और सबसे बड़ा नंबर बताइए आपके, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या हो सकता है वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर। आप डेफिनेटली बोलेंगे कि वो नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी 1/0 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। तो आप बताइए इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन ये वाला देखिए 0 से थोड़ा सा छोटा है। अब 0 से थोड़ा सा छोटा से नंबर से भाग देंगे तो हमें वैसा नंबर सोचना पड़ेगा नेगेटिव में जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा नेगेटिव में कौन नंबर हो सकता है, -इन्फिनिटी, ठीक है। इन सब का मीनिंग समझे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे अनडिफाइंड क्यों, 0 से हम क्यों नहीं भाग दे सकते हैं, अनडिफाइंड का क्या मीनिंग है, डिफाइंड चीज का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट, एक मैंने लिखा हुआ है अनडिफाइंड और दूसरा मैंने लिखा है डिफाइंड, दोनों का मीनिंग समझते हैं। देखिए डिफाइंड का मतलब हुआ कि हम किसी भी चीज को यूनिकली पहचान सकते हैं। जैसे देखिए अब किसी भी चीज को पहचानने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, आप बोलेंगे मार्कर, ठीक। अगर आपको रेड कलर को पहचानना है, रेड कलर को, तो आप कैसे पहचानेंगे, रेड कलर का कोई डिफिनीशन हो सकता है, स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, कथन में। जैसे मान लीजिए कथन में तो हम इसको नहीं बोल सकते ना। रेड कलर को पहचानने के लिए आपको बस एक ही तरीका है कि आप उसको एक बार रेड कलर दिखा दीजिए, फिर आप पहचान जाएंगे। जहाँ देखेंगे तहाँ आप क्या बोलेंगे उसको, रेड। अगर मैं बोलूँ इस कलर को आप पहचानिए, तो ये कौन सा कलर है, ब्लैक। ब्लैक को कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। अब आप जहाँ भी इस तरह का चीज़ देखेंगे आप उसको डेफिनेटली ब्लैक बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं विजुअली मतलब हम डिफाइन करना, मतलब किसी चीज़ को दिखाकर डिफाइन करना। एक होता है कि इस चीज़ को स्टेटमेंट के थ्रू दिखाना। स्टेटमेंट मतलब बोल के बताना। जैसे हम कहें गरीबी क्या है, तो गरीबी पहचानने के लिए क्या कहा जाएगा, बोला जाएगा कि एक इनकम फिक्स किया जाएगा कि मान लीजिए किसी का इनकम 2000 से कम है और इतना से ज़्यादा है तो गरीबी में आएगा, है ना। तो इसके लिए हम गरीबी को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि वैसे व्यक्ति जिसकी आय 2000 से कम हो उन व्यक्तियों को गरीब बोला जाता है, और इस जो प्रोसेस में आते हैं उसको गरीबी कहा जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं। तो डिफिनीशन को दिखाने के लिए मेरे पास तरीका हो सकता है या तो स्टेटमेंट या उस चीज़ को विजुअली दिखाकर, विजुअली मतलब रिप्रेजेंट करके। और ये अनडिफाइंड, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 2 + 2, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं 2 + 2 कितना होगा, 4। 2 × 2 कितना होगा, 4। 2/2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। ये पूरा डिफाइंड किया गया है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया है। यूनिवर्सली मतलब कि हम अगर 2 में 2 से जोड़ेंगे तो हम 4 बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका का आदमी 5 बता देगा, नहीं, वो भी यही बताएगा, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चीज़ एक्सेप्ट किया गया है। और ये प्लस का मतलब ये बताया गया है कि प्लस का मतलब हमें जोड़ना ही है। जैसे मान लीजिए अगर ए ऐसे लिखा जाता है तो ये यूनिवर्सली ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में ए का मतलब यही है। ए को ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ए को ऐसे उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि ये हमें ऐसे ही लिखना है। क कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो क हमें ऐसे ही लिखना है। अब ये चीज़ जो है, इस चीज़ को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अनडिफाइंड वैसे एलिमेंट होते हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको मैथमेटिक्स हो या किसी भी चीज़ से उसको हटा दिया जाता है।
हटाने का कारण ये होता है क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स को गड़बड़ कर देते हैं, या जिस सब्जेक्ट में होते हैं उस सब्जेक्ट को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैथ में बोला गया है कि जीरो को आप जोड़ सकते हैं, जीरो से किसी अंक को जोड़ सकते हैं, जीरो से किसी अंक से गुणा कर सकते हैं, किसी अंक में जीरो से घटा सकते हैं, लेकिन किसी अंक को जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों ऐसा क्या कहा गया है उसको मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए, ये डिफाइंड तो आप समझ चुके होंगे, अनडिफाइंड पे मेन हम लोग का फोकस करना है। जैसे देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि हम जीरो से भाग दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने माना है, ठीक है, मैंने माना कि हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ 2 × 0 तो आप कितना आंसर बोलेंगे इसका? 0, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि 2020 × 0 तब भी आप इसका आंसर 0 बताएंगे। मैंने बोला कि जीरो से हम भाग दे रहे हैं, अभी ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग दे सकते हैं तो अभी ये इधर किस में? गुणा में। इधर आएगा तो भाग में। तो जैसे ही 2 = 0 बट्टा, ये गुणा में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। यहाँ से हमारे पास एक समीकरण ये बना, समीकरण समझ रहे हैं ना, इक्वेशन 2020। अब ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, यानी 0 बट्टा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में 2। अब बताइए, हम बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो क्या आप इन दोनों में क्या रिलेशन निकालेंगे? ये भी तो बराबर होंगे आपस में। राम मोहन के बराबर है, मोहन श्याम के बराबर है, तो राम और मोहन में क्या आप रिलेशन निकालेंगे? बराबर ही निकालेंगे। तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 2 बराबर होगा 2020। देखिए, जीरो को शामिल करने से कितना प्रॉब्लम हो गया। अब कोई आदमी ऐसा होगा जो 2 रुपये लेगा, 2020 रुपये मांगने लगेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। आपको कहेगा कि कैसे कैसे तुमको 2020 रुपये दे, तो कैसे बोलेगा? देखो ऐसे, देखो जीरो से हमने ऐसे किया, 0/0 0/0, 2 बराबर 2020 होता है। हमने तुमको 2 रुपया दिया, 2020 रुपये हमको दो। समझे कि नहीं? तो इसीलिए जीरो से भाग देने पे बहुत सारे पूरा मैथ गड़बड़ हो जाता है। अब कोई ऐसे प्रूव कर देगा कि 2016 रुपया दिया, कर्जा लिया है, और फिर किसी से मांगने लगेगा 2016 रुपया, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यानी पूरा मैथमेटिक्स का जो साइकिल है, मैथमेटिक्स का जो पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है इससे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए इसको बोला गया कि भाई जीरो से भाग नहीं दिया जाएगा। जीरो से भाग नहीं दिया जाने का मतलब कारण आप समझ रहे हैं ना, ये वाला चीज कारण है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला गया कि कभी भी किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब देखिए, अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी नंबर में हम जीरो से भाग देंगे तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं है, उसको डिफाइंड नहीं किया गया। इसका मतलब इस चीज़ को हम बोलेंगे आज से अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे आज से? अनडिफाइंड। यानी 1/0 अनडिफाइंड, 2/0 अनडिफाइंड, 0/0 अनडिफाइंड। कोई पूछेगा 0/0 तो क्या बोलेंगे? अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है? आप बात समझ रहे हैं। कोई बोलेगा 3/0 अनडिफाइंड, कोई बोलेगा 2016/0 अनडिफाइंड। बात समझे कि नहीं? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और भी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया समराइज रिजल्ट, यानी जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन सभी चीज़ों को मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो रिविजन करने के लिए। x/0 इज अनडिफाइंड, ये भी अपरिभाषित होता है। 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, बता ही चुका हूँ कैसे। 1/0 माइनस इन्फिनिटी होता है। 1/इन्फिनिटी 0 प्लस होता है। 1/माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस होता है। एक चीज़ मैंने नया लिखा है 0/0। 0/0 भी अपरिभाषित ही होता है, ठीक है। और 0 का पावर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। और 0/0 भी क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद से हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 0 and 1। कैसे हम लोग की अलजेब्रा में कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल रहते हैं ज़्यादा और इक्वेशन रहता है कम, तो उस केस में हम वेरिएबल को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। उसका एज्यूम करने का क्या मतलब मकसद होता है, क्यों एज्यूम करते हैं, उन सब चीज़ों को अभी अब सीखेंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया x + y = 12, ठीक है, और x - y = 6, ये आपको दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। देखिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है। जैसे अगर ये x है और ये y है एक, तो इन दोनों का मान
बदल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से निकालेंगे तो x और y का मान कुछ और आएगा, यहाँ और आगे निकालेंगे तो उसका मान कुछ और आएगा। x का मान कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी -1 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबलों की संख्या कितनी है, यानी कितने अचर हैं, तो ये x है और एक y है, तो कितने हो जाएंगे? 2। अगर समीकरण की बात करें, समीकरण को समझना बहुत ही आसान होता है। जो भी चीज इक्वेजन उसको बोलते हैं। इक्वेजन मतलब जो इक्वेट करके लिखा गया हो, जो दो चीजों को बराबर किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेजन। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितने इक्वेजन है, तो बराबर आपको बस बराबर गिनना है। एक बराबर यहाँ पे है, एक बराबर यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इक्वेजन कितना है, तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेजन है। जब भी जितनी वेरिएबल हो और उतने ही समीकरण हो, जितने वेरिएबल हो उतने ही क्या हो? समीकरण हो, तो उस केस में हमें उस पूरे समीकरण को प्रॉपर वे से सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही तरीका है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपको दिख रहा होगा कि एक +y है और एक -y है, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे, है ना। जोड़ेंगे तो मैंने जोड़ा है, तो बताइए एक x और एक x, कितना x हो जाएगा? 2x, और 12 छः कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से x इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यानी x की वैल्यू 9 हो गया। x की वैल्यू 9 होगा, हम किसी इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे तो हमारा y आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। x + y = 12, 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 + y = 12, y इधर तो 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 - 9 यानी कितना हो जाएगा? 3। जितने समीकरण हो और उतने वेरिएबल हो, तो उन सभी वेरिएबलों का मान उतने देखिए निकल के आ गया। x बराबर कितना होगा? 9 और y बराबर होगा 3। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब हम अलजेब्रा में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और समीकरणों की संख्या कम हो जाती है। तो उस केस में हम क्या तरीके अपनाएं, उसको अब देखते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। अब देखिए, एक सवाल मैं आपसे लिख रहा हूँ, यदि हिंदी में लिख रहा हूँ, यदि x + y = 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है तो x + y का होल क्यूब बताइए। x + y का होल क्यूब, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा। दूसरा पूछा गया है कि 5xy क्या होगा। तीसरा पूछा गया है 5 × x + y क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, बस इसको, ये वाला चीज़ को जो निकालना है वो बाद में देखेंगे, पहले हमें इसको ध्यान देना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस चीज़ में आपको वेरिएबल कितने हैं, तो आप बता सकते हैं x और y कितने हो जाएंगे? 2। अगर मैं बोलूं कि समीकरण कितना है, इक्वेशन लिख रहे हैं इसको, समीकरण कौन है, तो बराबर कौन है? एक ही है, यानी बराबर ही। अब मैं आपसे पूछूं क्या वेरिएबल एक्स्ट्रा है क्या? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितना वेरिएबल होता है उतना समीकरण होता है, तब तो सॉल्व करना पड़ता है हमको प्रॉपर तरीके से। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक, समीकरण एगो है और वेरिएबल 2 है, इसका मतलब एगो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा कौन है? एगो। अब एक्स्ट्रा एगो है तो इसको क्या किया जाता है ना, कभी कभी इसको कुछ मान लिया जाता है, जैसे अपने मन से कुछ ही मान लिया जाता है। लेकिन वो क्यों मानते हैं ये बात समझिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे राधा है, यहाँ पे श्याम है, दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बराबर 4 × समय, 4 × समय, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं राधा जी का स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम जी का 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए। रिलेटिव स्पीड है, ये भी इधर जितने स्पीड से आ रहे हैं, ये भी उतने स्पीड से आ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है ना, यहाँ से स्पीड जुड़ जाएगा। तो देखिए, अगर बोलो टोटल स्पीड कितना होगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो देखिए 2 इधर, ये भी 2 से इधर 2 से, दोनों करीब आ रहा है तो 5 हो जाएगा ना। रिलेटिव स्पीड 5, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। दूरी हमारे पास 5 है, रिलेटिव स्पीड कितना है? 5। समय निकालना है, उसको t मान लेते हैं। 5 उधर जाएगा भाग में, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी 1 घंटे में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि यार हम अभी तो दोनों चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि राधा को चलाओ ही मत, राधा को कर दो 0। राधा को कर देंगे क्या? 0। 0 मतलब समझ रहे हैं? 0 मतलब राधा रुक गई है, उस जगह पर राधा क्या हो गई है? रुक गई है।
राधा नहीं चल रही है, लेकिन अब श्याम जी को हम 5 से दौड़ा दिए हैं। श्याम जी क्या कर दिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा दिए। तो अब बताइए दोनों का मिलने का समय क्या होगा। तभी आप देखेंगे कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा श्याम। तो 1 घंटा में तो 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कितना टाइम लग जाएगा, 1 ही घंटा। यानी तभी वो दोनों के कितने देर में मिल जाएंगे, 1 घंटा। यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर राधा को आप नहीं चला रहे हैं, राधा को रोक दिए और श्याम को भी 5 से दौड़ा दिए, तो उनको मिलने के समय पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मिलने के समय पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ठीक है, अब इस बात को मैं मिटका रहा हूँ। सेम चीज यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए अगर मैं इस वेरिएबल को 0 मान लूँ, वाई को मैं क्या मान लूँ, 0, तो देखिए 0 मान लेने से क्या हमारा आंसर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने एक वाई को 0 माना, यहाँ वाई हो गया 0 और x हमारा कितना हो गया 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहाँ वाई 0 तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ वाई 0 तो 5 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 5, 25। और आप ऐसे भी रख के निकालते तो भी 25 ही आता। देखिए 5 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है 5, 5 है 25। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी वेरिएबल एक्स्ट्रा हो और समीकरण कम हो, उस केस में जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उसको हम अपने मन से 0, 1, -1, 2, 3 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि वो डिफाइंड भी हो, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड बन जाए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, 0/0 फॉर्म नहीं पकड़ना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप में से कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर होगा कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये वाला चीज। ये बताइए यहाँ पे ये बराबर एक ही है, यानी अब मैं आपसे बोलूँ कि इक्वेशन कितना है, तो ये को बराबर तो समीकरण एक होगा कि नहीं। अच्छा, वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं ना, बदलने वाला। तो ए और बी उसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। यानी वेरिएबल है को 2। मैं पूछूंगा एक्स्ट्रा कितना है, तो ये को इक्वेशन है तो ये को वेरिएबल होना चाहिए, ये को एक्स्ट्रा है। अब जो एक्स्ट्रा है उसी एक्स्ट्रा को कुछ मान सकते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना, ऐसा मत मान लेना कि रूट में फंस जाए। रूट से हमको उसको हटाना है, क्या मानना सही रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में सेट होगा कि बी को 0 मान लेंगे तो एकदम काम हमारा बन जाएगा। देखिए 0 मानने से फायदा देखिए उसका क्या होगा। 0 गया तो ये खत्म, ये वाला चीज खत्म, ये भी खत्म, ये तो खत्म ही हो गया, ये भी गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको रूट में बच गया ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा, यहाँ से भी ये होगा और दोनों को जोड़ना है। ए और ए बराबर कितना होगा 1, तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो गया 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अरे गुणा में इधर आएगा तो भाग में। और यहाँ देखिए सवाल भी बदल दीजिए, ये गया यानी यहाँ से 1 आ गया, ये भी गया। अब हमारा सवाल रह क्या गया वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, 1 - a² बटा 2 - a², बस हमारा कट छट के सवाल यही रह गया। अब बताइए 1 - a² यानी 1/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, फिर 2 और 1/4 गुणा भाग करिए, 4 × 4 3/4, यहाँ से 4 दूना 8, 7/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 3/7। तो ये इतना बेहतरीन सवाल को आपने बहुत ही कम टाइम में सॉल्व किया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इतना थोड़ी करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से बोल देंगे कि ये बराबर 1/2 होगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है यदि √1 - p² 1 - q² बराबर √3/2, तो हमको कह रहा है √2 + p² + 2q² + 2pq, √2p² + 2q² - 2pq का मान बताना है। ठीक है, अब बस आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप इसको ध्यान पे रखिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ यहाँ पे समीकरण कौन है, तो जितना बराबर है उतना समीकरण, यानी समीकरण कितना हो गया, एक समीकरण हमारे पास कितना है, एक। वेरिएबल कितना है, वेरिएबल हमारे पास देखिए एक p है और एक q है, तो कितना हो जाएगा 2। हम बोले एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 1। एक समीकरण है ना, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है मान लेते हैं कि q को हम 0 मान लेते हैं,
जीरो मानने से क्या होता है ना, जीरो मानने से खत्म हो जाते हैं वो चीज़ें। तो जीरो मानना सबसे आसान होता है। जब जीरो गड़बड़ होगा तब हम कुछ और मानेंगे, ठीक है। अब जैसे ही जीरो मानेंगे तो बताइए ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या बस सॉल्व करना है, बस हमें सॉल्व करना है √2p। देखिए 2 का वर्गमूल तो नहीं होगा ना, वो रूट में फंस जाएगा। p² का तो p होगा और √2 फिर ये p ये भी हो जाएगा ऐसे, यानी 2√2p का मान हमें बस निकालना है। अगर हमें p हमारे पास आ गया तो हम आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। अब बताइए q² कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखिए 1 - p², हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - p²। ये स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे इसके पास √3 है तो ये 3 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस ये इधर उधर ले जाइए तो 1 - 3/4 बराबर p², ठीक है। अब 4 एकम 4 3, यानी p² का मान कितना हो गया, 1/4, यानी p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब बस p का मान यहाँ रख दीजिए 2√2 अब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ओनली बच गया √2। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, क्यू को 0 रखेंगे, हमारा ऑटोमेटिक सारा चीज़ आसान बन के आ जाएगी। यहाँ पे रूट में आ रहा था, उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 - p² बराबर √3 तो 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। बस यहाँ से ये वाला चीज़ इसको इधर कर देंगे, वो p² माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। बस p² का मान 1/2 हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 करें, यदि x y z बराबर 4 + 4x + y + z, देन करें कि इसका मान बताइए 2/2 + x 2/2 + y 2/2 + z, प्लस में है। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए बस। अब बताइए यहाँ पे इक्वेशन कितना है, समीकरण कौन है, तो आप बराबर गिनिएगा, बराबर कौन हो, एक हो ना, तो समीकरण कौन हो जाएगा, एक ही, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल कितना है, तो आप वेरिएबल गिनिए 1 2 3, बस 3 को वेरिएबल है तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ये वो समीकरण है, 3 को वेरिएबल है, इसका मतलब 2 को वेरिएबल क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कौन है, 2 को। इस 2 को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, y और z दोनों को 0 मान लेते हैं। 0 मानना सबसे आसान होता है, ठीक है। y और z को हमने क्या मान लिया, 0। चलिए ठीक है, 0 मानते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों 0 है। अब हमारे पास बच क्या रहेगा, ये 4 इधर किसमें गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, यानी हमारे पास x + 4 बराबर 0 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सवाल देखिए क्या करिए। सवाल में ये y z 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ देखिए x हमारा -4 निकल के आया, ठीक है ना, तो यहाँ -4 रखिए और 2 + 2 - 4, ठीक है। यहाँ 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा, -2, -2 में 2 से भाग दीजिए तो -1, यानी कि -1 + 1 कट जाएगा ना, कितना आंसर आ गया, 1 वाला हमारा आंसर, ठीक है। इसकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि AB + BC + CA बराबर 0 और 1/a² - BC 1/b² - AC + 1/c² - AB का मान बताना है। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए हम तब से देख रहे थे कि हम लोग बहुत बार b को 0 c को 0 मान रहे थे, लेकिन यहाँ b को 0 मानने से देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। जैसे अब b को 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये निकल के आ जाएगा CA बराबर 0, और CA बराबर 0 का मतलब A भी 0 और C भी 0, सब 0 हो गया। अब यहाँ पे आप रखेंगे 0 तो 1/0 1/0 1/0, ये अनडिफाइंड पकड़ लेगा, है ना। और हमने आपको बताया कि हमें हमेशा अनडिफाइंड से बचना है, इसका मतलब हम b को 0 और किसी को भी 0 नहीं मान सकते हैं, 0 मानने में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या माने, तो 0 नहीं मान सकते, हम क्या करें, b और c दोनों को 1 मान लेते हैं। b और c को हमने क्या मान लिया, 1 चलिए मान लेते हैं b बराबर c बराबर 1 मान सकते हैं ना। जैसे हमने माना b बराबर c बराबर 1, तो बताइए b 1 है और c भी 1 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b तो 1 है ना, प्लस b 1 है c भी 1 है, तो 1 और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। c और c 1 है लेकिन a 1 है, तो ये हो जाएगा ये तो ऐसे रह जाएगा, c 1 है बराबर 0, यहाँ से क्या निकला, a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 2a + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0,
2a + 1 बराबर 0। a बराबर कितना हो जाएगा -1 बाई 2। a बराबर कितना हो गया -1/2। अब देखिए ये सवाल देखिए अब क्या रहता है। अब सबका वैल्यू हमको पता है, पुट कर देते हैं इसमें 1/a²। a² कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस b और c तो 1 है तो 1 ही होगा, प्लस b² हमारा 1 है, और ac यानी a -1, ये वाला -1 और ये 1, ठीक है। फिर 1/c²। कितना है तो 1 ही है, 1। और फिर ये -1/2, a -1/2, b कितना है 1। अब यहाँ से कितना 4 एकम 4, और 4 में से एक गया -3, तो -3/4। 4 को वैसे लिख दे रहे हैं, ऊपर चला जाएगा ना, और ये एक स्टेप पर लिख ही देते हैं। 1/4 एकम 4, और 4 में से एक गया 3, -3/4, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, है ना। यहाँ पे देखिए ये भी 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, 2 एक 3, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला तो पलटेगा, तो 4/-3 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो 2/+3, ये वाला भी 2/2+3। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 2/3 और 2/3 कितना हो जाएगा 4/3, तो -4/3 और ये +4/3, दोनों प्लस माइनस में एक दूसरे से है तो 0 आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम ए और बी को 0 मानने में प्रॉब्लम था, लेकिन हम 1 1 मान सकते हैं, 1 1 मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 करें, यदि a + b + c = 7 और aq + bq + cq - 3abc = 175, तो हमसे पूछा ab + bc + ca का मान बताइए। ठीक है, देखिए फिर वही काम हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि समीकरण कितना है, समीकरण, तो आप क्या बोलेंगे, समीकरण है 2, 1 बराबर 2 बराबर, तो समीकरण 2 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा ए बी सी यानी 3। एक्स्ट्रा कितना है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा 1 है ना, एक्स्ट्रा 1 है। उस एक्स्ट्रा को हम मान लेते हैं सी को हम 0 मान लेते हैं। अब सी को 0 मानने से उसका फायदा समझिए। ठीक है, देखिए जैसे 0 मानेंगे ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। सवाल भी बदल जाएगा अपना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अब हमारा सवाल ये रह गया, यदि a + b = 7 और aq + bq = 175, तो हमसे ab का मान पूछा है। ठीक है, अब देखिए aq + bq दिया हुआ है, तो अब आपको डायरेक्ट ये स्ट्राइक करना चाहिए कि a + b का होल क्यूब पे ये जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए हम aq + bq का फार्मूला हम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। क्या होता है, a + b a² + b² - ab, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए ठीक है, a + b। अब देखिए a² + b² का मान हमारे पास नहीं है, तो हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कैसे बदलते हैं ध्यान दीजिएगा, a² + b² + 2ab, ये हमने 2ab कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बन जाए, जिसका मान हमें 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना तो मैंने 2ab मैंने अपने से जोड़ा है, उतना हमको घटाना भी पड़ेगा, और -ab। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ठीक है, a + b, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, इसको देखिए, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab और 1ab, तो -3ab हो जाएगा। अब देखिए a + b का मान हमारे पास दिया हुआ है 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 - 3ab। ठीक है, और aq + bq का मान यहाँ पे दिया हुआ है 175। अब बताइए 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 × 5 = 35। यानी अब देखिए, अब हमारे पास 25 = 49 - 3ab हो गया। ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लीजिए, 3ab को उधर लेके जाते हैं, इस 25 को इधर लाते हैं, तो 3ab बराबर ये इधर 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो 49 - 25 कितना हो जाएगा 24, यानी 3ab बराबर 24। तो 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, यानी ab का मान कितना हो जाएगा 8। ab का मान कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन हमारा कितना होगा बी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे हम अगर एक वाला को 0 कर देते हैं तो हमारा सवाल कितना आसान हो जाता है। नहीं तो ये वाला जो है ना, ये सवाल, ये वाला हमको बनाना पड़ता, उस पर इसके फार्मूला पे तोड़ना पड़ता, बहुत ही लेंदी फार्मूला हो जाता। वैसे नहीं करना है। ठीक है, आप समझे कि नहीं वाला चीज़ को। आप उम्मीद करता हूँ कि वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, मैंने 5 सवाल आपको कराए हैं अभी तक,
और 6, 7, 8 ये आपको खुद से बनाना है। और जो आंसर होगा आप कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। 6 का क्या आंसर होगा, 7 का क्या आंसर होगा और 8 का क्या आंसर होगा। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज अलजेब्रा का पहली क्लास, जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिफाइंड और वैल्यू पुटिंग करने का सही तरीका मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे, और भी इसके बेसिस पे जितने भी सवाल बनते हैं मैं आपको अगले वीडियो में, उसके बाद से फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। तो ये अलजेब्रा का बेसिक क्लास था, आप इसको डेफिनेटली बढ़िया से इसको आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर बातें जितना इसमें बताया गया सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।